अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हज़रात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई साइकोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। साइकोलॉजी का क्या रोल है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और साइकोलॉजी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर सबसे पहले नाज़रीन देखा जाए साइकोलॉजी के हवाले से, साइकोलॉजी को अगर डिफ़ाइन करें आप तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे साइकोलॉजी को आप डिफ़ाइन ऐसे करेंगे, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज ऑफन यूज्ड टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। यानी कि साइकोलॉजी को अगर देखा जाए तो जो लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और अगर हम देखा जाए जो मेरी 13 से 15 साल का जो एक्सपीरियंस है फिजियोथेरेपी में, उसमें मैं मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट को देखा है कि देखो फर्स्ट ईयर जो बेसिकली बीएसपीटी या डीपीटी में होता है उसमें साइकोलॉजी पढ़ते हैं। वो साइकोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पूरा एक पढ़ाया जाता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं 4 से 5 साल बाद तो वो साइकोलॉजी को भूल चुके होते हैं, बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी भूल जाते हैं इवन ये। लेकिन हमने यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि बेसिकली देखा जाए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो साइकोलॉजी बेसिकली उनकी बेस है। यानी कि आप यूँ समझें कि जो कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट अगर वो एक कामयाब फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए बेसिक जो है उसकी बेसिकली जो थेरेपेटिक जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बेसिकली अगर साइकोलॉजी को देखा जाए तो उसकी जो बेस है प्रैक्टिस की, दैट इज़ साइकोलॉजी। क्योंकि अगर उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी तो इट मीन्स उसकी प्रैक्टिस कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम दो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट को केस टेकिंग कैसे करनी चाहिए, उसको केस टेक कैसे करना चाहिए, लेना कैसे चाहिए उसको केस, उसमें क्या क्या चीज़ें उसे मद्देनजर रखनी है। और सेकेंडली जो चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे कि केस ले लिया फिजियोथेरेपिस्ट ने, अब जब केस को हैंडल करने की बारी आए तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस कंडीशन पे पेशेंट जो है बेसिकली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है, यानी कि उसको इंजर्ड होता है या उसको कोई डिसऑर्डर होता है या उसको पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक होता है, सो ऑन जो भी प्रॉब्लम जिससे वो गुजर रहा होता है तो बेसिकली वो एक अजियतनाक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली जो है ना वो डिस्टर्ब होता है पेशेंट। और उसके माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना शुगूक व शुबात होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, इन सब को सॉल्व करना चाहिए और उसको पेशेंट को साथ साथ गाइड करना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशंस आप करेंगे, असेसमेंट बेसिकली और केस टेकिंग आपकी अच्छी होगी, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपका बहुत अच्छा होगा, तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। पहले जैसे कि मैंने बताया कि एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज और आपकी जो रूटीन वर्क है उसके साथ साथ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। मींस कि साइकोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर देखें कि सबसे पहले हम आते हैं एरिया फॉर फिजियोथेरेपी के लिए, यानी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके लिए एरिया कौन कौन सा है, जब वो केस टेक करता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो केस को टेक करे। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है उसमें असेसमेंट आती है। यानी कि पेशेंट को जब आपने केस को हैंडल किया, टेक किया, तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ योर असेसमेंट। यानी कि असेसमेंट में आप क्या करेंगे, असेसमेंट में आप पेशेंट की हिस्ट्री, उसके साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। जब उसकी हिस्ट्री ले लेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए एक स्टेप ईजी हो गया पेशेंट को हैंडल करने का। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड जो प्रॉब्लम है उसको, सेकंड जो आपने इसमें असेसमेंट में करना है दैट इज़ डायग्नोज और डिसीजन मेकिंग। दोनों में से आपने ये करना है। डायग्नोज और डिसीजन मेकिंग में क्या फ़र्क है। डायग्नोज बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोज जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है।
फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंजरी है, मस्कुलर इंजरी है, नर्व इंजरी है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मस्कुलर इंजरी किस टाइप की है, नर्व इंजरी किस ग्रेड की है, किस टाइप की है, तो उसमें फिर जब आपको एक चीज़ खुद क्लियर नहीं होगी, डायग्नोज आपको खुद क्लियर नहीं होगा पेशेंट का, तो आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आएंगी। देन डिसीजन मेकिंग, आपने जब उसको डायग्नोज कर लिया, देन यू हैव टू टेक डिसीजन, क्विक डिसीजन, हाउ वुड यू ट्रीट दैट पेशेंट, उस पेशेंट को आपने कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अगला नंबर आता है उसमें प्लान योर ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसको आपने प्लान करना है। प्लान कैसे करना है? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास लेट्स सपोज बेल्स पाल्सी का आ जाता है, जिसको हम फेस का लकवा कहते हैं, वो आ जाता है। तो वो पेशेंट जो है आपके पास जितना आप उसको डिले करेंगे उतना वो पेशेंट लटकता जाएगा। तो इस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ौरन उसके ऊपर एक्ट किया जाए, उसको एक्सरसाइज कराई जाए, टाइम पेशेंट को अच्छा दिया जाए, ताकि विद इन 1 वीक पेशेंट रिकवर हो जाए। अगर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक से ऊपर टाइम चला जाता है तो फिर पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर ट्रीटमेंट। उसके बाद आ जाए अगला जो नंबर आता है, दैट इज़ कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थेरेपी, यानी कि आपने अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जब आपने प्लान कर लिया ट्रीटमेंट, तो उसके बाद की जो बारी आती है वो इम्प्लीमेंटेशन की आती है। आपने इम्प्लीमेंट क्या क्या करना है, उसमें आपने बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है। इम्प्लीमेंटेशन में आप जो बेसिक चीज़ करेंगे, सबसे पहली चीज़, एजुकेट योर पेशेंट। आपका जो पेशेंट है उसको आपने क्या करना है, एजुकेट करना है, उसको बताना है कि उसकी डिजीज़ क्या है, उसमें उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसको गाइड जब तक नहीं करेंगे, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा। आप रूटीन वर्क में आके फिजियोथेरेपी करके चले जाएंगे, वो रूटीन चलती रहेगी और रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिलना। तो उसके बाद सेकेंडली अगर देखा जाए, एडवाइस मूवमेंट, पेशेंट को मूव करने की एडवाइस करें, उसको एक जगह पे नहीं रहने दें। मसलन आप एक्सरसाइज करके भी जाते हैं तो सेकंड डे पे आप उससे फॉलो अप लें कि आप बेसिकली कितना आपने मूव किया। तो ये भी बेसिकली आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थेरेपी में आ जाता है। और लास्ट में एक्सरसाइजेज आ जाती हैं कि आपने उससे एक्सरसाइजेज की भी इम्प्लीमेंटेशन करानी है। अब उसके बाद जो आता है अल्टरेशन इन थेरेपी। अब बाज़ वक़्त हमें ट्रीटमेंट में अल्टरेशन करनी पड़ती है, तब्दीली करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आप उसमें मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं जितनी भी है, मोडेलिटीज़ में कभी आपने टेंस यूज़ कर ली, इंफ्रारेड यूज़ कर ली, हीटिंग पैड यूज़ कर लिया। तो ये जो मोडेलिटीज़ हैं ये बेसिकली इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली ये मोडेलिटीज़ एज अ मोडेलिटीज़ तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है पेशेंट के ऊपर। तो ये भी आपको हेल्प आउट करता है। तो मोडेलिटीज़ का यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद का जो स्टेप आता है दैट इज़ पेन रिलीफ। अगला जो मरहला है, पेशेंट का पेन कैसे रिलीफ होगा, उसका जो डिसऑर्डर है उसमें कैसे उसको हेल्प करेंगे। तो उसमें आप बेसिकली इलेक्ट्रोथेरेपी कर सकते हैं, मींस के ऐसी थेरेपी जो इलेक्ट्रिकली हो, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड जैसे किस्म की मोडेलिटीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट एक्सरसाइजेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पेन रिलीफ के लिए अच्छी एक्सरसाइज, करेक्ट एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, सही एक्सरसाइज आपने गलत एक्सरसाइज कराएंगे, तो डेफिनेटली उससे पेन कम होने के बजाय क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो भी एक पेशेंट के लिए प्रॉब्लम है। तो इसको भी आपने देखना है। और उसके बाद पोस्चर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप एक्सरसाइज करा के जाते हैं, पेशेंट को पेन में रिलीफ मिल जाता है। और अगर आप उसको गाइड नहीं करते कि आपने पोस्चर अपना कैसा रखना है, तो डेफिनेटली वो पोस्चर में अगर कोई प्रॉब्लम पेशेंट के होता है तो डेफिनेटली उसको दोबारा पेन आ जाएगा। तो फिर उसने ये कहना है कि मुझे तो प्रॉपर गाइड नहीं किया गया। तो ये भी एक बेसिकली आपके एरिया ऑफ असेसमेंट, एरिया ऑफ फिजियोथेरेपी में आता है। और फिर लास्ट में जो एरिया फॉर फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हम चीज़ जो डिस्कस करते हैं दैट इज़ टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टाइम ड्यूरेशन, आप पेशेंट को एक तो टाइम ऐसा दें जो आप बिल्कुल रिलैक्स हों उसमें, ना आपको आगे किसी पेशेंट की जाने की तरफ जाने के लिए आप केसेस इतने रखें। लेट्स सपोज कि दिन में 2 केस हैं, आप इजीली रखें तो आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। और पेशेंट को जो टाइम है, कोई भी डिसऑर्डर है
उसके लिए कम से कम 35 टू 40 मिनट्स तो मस्ट होते हैं सेशन में, क्योंकि इनिशियली आप उसको मोडेलिटीज़ 15 से 20 मिनट यूज़ कर ली, फिर उसको एक्सरसाइजेस करा दी, तो ऑलमोस्ट 40 मिनट का सेशन जो है ये नॉर्मली रूटीन में बनता है। तो इट मीन्स कि 40 टू 1 आवर का जो सेशन है वो एक ये जो सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बेसिकली जो पेशेंट के ट्रीटमेंट में उसको बेहतर करने में। तो ये तो सारी चीज़ें हमने एरिया फॉर फिजियोथेरेपी के लिए डिस्कस की, जिसमें असेसमेंट और ये सारी चीज़ें आ गई। अब लो अगला मरहला है, दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। पेशेंट को आपने ट्रीट कर लिया, अब पेशेंट को मज़ीद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं हमने, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अब उसमें देखा जाए कि योर वर्क ऑन योर पेशेंट, इसको हम बेसिकली कहेंगे योर वर्क ऑन योर पेशेंट, क्योंकि आपका जो पेशेंट है वो तो इंजर्ड है या उसको कोई सीवियर डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर्स वगैरह की वजह से मेंटली वो अपने इलनेस है उसमें जो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस अभी करेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स एक पेशेंट जो है ना उस वक्त बेड पे होता है और उसके पास देखा जाए तो लातादाद किस्म के उसके जहन में शुक्क शबात होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और बाज़ अनसर्टेनिटीज़ जो है सराउंडिंग एरियाज़ में जो लोग आते हैं उनकी वजह से भी हो जाती है कि ये ठीक नहीं होता केस, ये फ़लाँ नहीं होता, तो उस वजह से पेशेंट के अंदर शुक्क शबात बहुत होते हैं। और ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपने बेसिकली साइकोलॉजी के ज़रिए पेशेंट को रिकवर करना है। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम होता है पेन एंड डिस्कम्फर्ट, यानी कि बेसिकली जो सबसे पहली चीज़ पेशेंट के ऊपर गुजर रही होती है दैट इज़ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। एक तो उसको दर्द बहुत शदीद होता है और उसकी बेचैनी सी किस्म की हालत होती है। तो सबसे पहले तो आपने पेशेंट को तसल्ली देनी है कि बहुत जल्द आप इस चीज़ से निकल जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। सेकंड जो चीज़ आती है लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। आपका जो पेशेंट है बेसिकली उसका ट्रीटमेंट करवाने में लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, मोटिवेशन उसमें बिल्कुल नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट लेवल बिल्ड करना है कि आप जितना इम्पोर्टेंट मेरे साथ रोल प्ले कर सकते हैं इतना कोई नहीं कर सकता, यानी कि उसको ये चीज़ समझानी है पहले कि आप बेसिकली आपका इंटरेस्ट जो है वो आपको जल्दी खड़ा करेगा, जल्दी ठीक करेगा। तो ये बेसिकली उसको मोटिवेशन देनी है पेशेंट को आपने। तो वो जब मोटिवेशन देंगे तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बिल्टअप हो जाएगा। जब उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्टअप होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखा जाए तो रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होती है बेसिकली, ऐसे जो पेशेंट हो जो इंजर्ड हो या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो सेल्फ एस्टीम बेसिकली कहते हैं सेंस ऑफ सेल्फ, बेसिकली सेल्फ अपने बारे में जो खुद एतमादी होती है, सेल्फ वैल्यू जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि अपने जो इंसान कहता है ना कि मैं इतना वैल्यूएबल हूँ, वो उसमें चीज़ ख़त्म हो जाती है पेशेंट में। तो आपने उस पेशेंट को साइकोलॉजिकली ये बावर कराना है यू आर गुड, यू आर एट योर बेस्ट। आपने उसको मोटिवेट करना है और आपने उसको चैलेंज देना है कि विद इन 5 डेज 6 डेज़ ये एक्टिविटी आपने मुझे करके दिखानी है, ताकि वो मोटिवेट हो जाए। और उसके साथ जो रिलेशन है आपने वो पॉजिटिव रिलेशन बिल्डअप रखना है, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव रिलेशन बिल्डअप रखेंगे पेशेंट के साथ तो डेफिनेटली उसके साथ एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर सामने आएगा। उसके बाद का अगर देखें तो एक और प्रॉब्लम पेशेंट्स के अंदर होता है दैट इज़ इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी। यानी कि पेशेंट बेसिकली अपनी परेशानी एंग्जाइटी की वजह से अपना जो डिसऑर्डर होता है, जो उसको परेशानी होती है, जो बीमारी होती है, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, उसकी परेशानी बढ़ जाती है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। वो कहता है नहीं यार बस मेरे थोड़े से ज़िंदगी के दिन है, मैं अब कुछ नहीं रहा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, उन सबको आपने साइकोलॉजी के ज़रिए जो है ना इनको ख़त्म करना है। तो इसलिए उसको सबसे पहले जो अनसर्टेनिटी है उसको ख़त्म करना है कि यू रिकवर सून, ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद का जो प्रॉब्लम आता है दैट इज़ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा जो पेशेंट है उसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये परेशानी और डिप्रेशन जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट ही दूर कर सकता है। एक तो वो एक्सरसाइजेस करवा के, और दूसरा उसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट थोड़ा सा सेशन दे दे ताकि उससे पेशेंट को कुछ बेहतरी फील हो। डिस्टर्ब मेमोरी एंड ओरिएंटेशन, यानी कि पेशेंट जो बेड पे होता है उस वक्त एक तो उसकी जो मेमोरी होती है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है, उसको पुरानी चीज़ें सारी भूल चुकी होती हैं। और जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन बेसिकली क्या कहते हैं,
बेसिकली एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अदर्स। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि ये वो एबिलिटी है जो दूसरों को आइडेंटिफाई करती है। तो ये बेसिकली उसमें ये चीज़ भी ख़त्म हो जाती है, दूसरों को आइडेंटिफाई करना भी ख़त्म हो जाता है। और ये बेसिकली किस वजह से होता है, कोई ना कोई उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, कोई इंजरी होती है, कोई नर्व इंजरी होती है, कोई ऐसा बड़ा डिसऑर्डर होता है जो उसको बिल्कुल डिसऑर्ड कर देता है। ये सारी चीज़ें उसके साथ चल रही होती हैं इस वक्त। उसके बाद का जो स्टेप है, लैक ऑफ अटेंशन एंड परसेप्शन। जो उसकी अटेंशंस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, और जो उसकी परसेप्शंस हैं, मीन्स के जो वो बेसिकली नोटिस करता है चीज़ों को रियलाइज़ करता है, उस यानी कि चीज़ों को नोटिस करने की सलाहियत और मुख्तलिफ़ चीज़ों को रियलाइज़ करने की जो सलाहियत है वो बेसिकली ख़त्म हो जाती है। और उसको भी आपने वापस लाना है, अपनी टेक्निक, अपनी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के ज़रिए वापस लाना है। और उसके बाद फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ऑफ एंड ऑन आप अपने 70 to 80% पेशेंट में देखते होंगे, दैट इज़ मूड अपसेट। यानी कि आप डेली रूटीन में जाते हैं, आज पेशेंट का मूड अच्छा है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, लेकिन दूसरे दिन आप जाते हैं तो उसका मूड बिल्कुल लूज सा होता है और उसका एक्सरसाइज के लिए भी नहीं मान रहा होता। तो ये बेसिकली मूड अपसेट इसको हम कहते हैं। मूड अपसेट बेसिकली एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, उसमें प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं। और समटाइम्स ये जो है ना, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होती है, और समटाइम्स जो है सैडनेस जो है वो एक्सट्रीम पे होती है। यानी कि ये जो मूड की कंडीशन है, इसमें कभी तो वो बहुत एक्सट्रीम एक्साइटेड होगा और कभी जो है ना एक्सट्रीम सैडनेस उसके ऊपर आएगी। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम मूड अपसेट कंडीशन कहते हैं। और मूड अपसेट कंडीशन को अगर देखा जाए तो इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो बेसिकली डिप्रेशन की आती है। यानी कि पहली कैटेगरी में पेशेंट क्या होता है, डिप्रेस होता है, परेशान होता है। फिर जब परेशान होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीज़ें, जितनी भी मेंटल इलनेस, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको आपने रिकवर करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या चीज़ है, ये बेसिकली हाइपोमीनिया इसको कहते हैं। हाइपोमेनिया क्या है, बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट ओवर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी हो जाना, ये बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर या बेसिकली हाइपोमीनिया कहलाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मूड डिसऑर्डर में आती है चीज़, दैट इज़ प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर बेसिकली ऐसे जो फीमेल पेशेंट है आपके, जिनके आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, उनमें अगर ये प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से भी एंग्जाइटी और डिप्रेस होते हैं, उनका मूड ख़राब हो सकता है। बेसिकली 10 और मोर डेज जो है ना उसमें ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से वो परेशान होती है, एंग्जाइटी फैक्टर उसका बढ़ जाता है। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल जो है ना डिस्फोरिक डिसऑर्डर, इसकी वजह से भी मूड अपसेट हो सकता है पेशेंट का। उसके बाद अगर देखा जाए चौथे नंबर पे हमारे पास जो मूड बेसिकली उसमें आता है वो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये बेसिकली जो चीज़ होती है, इसमें एंग्री, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और ऐसे पेशेंट में गुस्सा रहता है। तो ये सारे जो स्टेप्स हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं, इसको अगर आप अपने रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप देखिएगा डे बाय डे जो आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें ग्रूम आएगा। और जैसे जैसे ग्रूम आएगा प्रैक्टिस में, पेशेंट की तरफ से रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जब पेशेंट की तरफ से रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रैक्टिस में मज़ा आएगा, आप इन्हांस करेंगे अपनी प्रैक्टिस को। आज की वीडियो में यहाँ तक कि इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए डॉक्टर इमरान खान। टिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।